Good morning everyone. Today we are going to study about measurement of the size or angular diameter of an astronomical object. Astronomical object किसे कहेंगे हम? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमारी अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। जैसे अगर हम अर्थ पर खड़े होकर सन को ऑब्ज़र्व करना चाहें, मून को ऑब्ज़र्व करना चाहें, किसी अदर प्लैनेट को ऑब्ज़र्व करना चाहें, उसके डायमीटर को ऑब्ज़र्व करना चाहें, उसकी डिस्टेंस को ऑब्ज़र्व करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारी अर्थ सरफेस से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो लेट अस सी हियर हाउ टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ एनी एस्ट्रोनॉमिकल object. Suppose that this is our earth through which we are going to study the distance as well as diameter of the एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हम इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अर्थ सरफेस से, तो अर्थ सरफेस के से जो एंगल सप्रेंड हो रहा है ड्यू टू द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, लेट इट बी अल्फा। और जो डिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है दैट इज़ द कैपिटल डी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हम आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क अपॉन रेडियस क्या कि हमें क्या मिल जाएगा, एंगल इज इक्वल टू, एंगल क्या है आपका यहाँ पर अल्फ़ा, आर्क क्या हो जाएगा स्मॉल डी, और रेडियस क्या हो जाएगी कैपिटल डी। तो इस तरह से हम यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस। ये जो अल्फ़ा चूज़ किया है इसके बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस व्हेन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द प्लैनेट आर व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप। दूर का ऑब्जेक्ट है तो टेलीस्कोप से ही तो देखेंगे ना। तो टेलीस्कोप से जब हम देखेंगे तो टेलीस्कोप से हम प्लैनेट का एक एंड देखें, उसके लिए देखें कहाँ पर है और दूसरा एंड कहाँ है। तो जब इस तरह से सेट करेंगे तो टेलीस्कोप जो भी एंगल रीड करेगा उसी को हम यहाँ पर अल्फ़ा कह दे रहे हैं। और डी अगर आपका नोन है, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन जो टेलीस्कोप है उसमें ये डिस्टेंस दिखाई दे सकती है, तो आसानी से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप अपने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की डायमीटर को ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, डायमीटर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एंगल इनटू द रेडियस, या हम जिसको कह रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ना ये। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इको मेथड और रिफ्लेक्शन मेथड। इसका क्या यूज़ है, इससे हम कैसे डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, इससे हम किसी हिल की ऊंचाई को मेज़र कर सकते हैं, हिल की डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लीजिए कि आपके सामने ये कोई हिल है, कोई एक पहाड़ है, और आप नीचे खड़े होके यहाँ से ऑब्ज़र्व करना चाहते हो इसकी हाइट को। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने गन से फायर किया। जब हमने गन से जैसे ही हमने फायर किया तो हमें एक साउंड सुनाई देगा। जब ये बुलेट गन से फायर होने के बाद जब ये बुलेट निकलेगी और जाकर हिल से टकराएगी, तो वापस हम यहीं पर खड़े हैं नीचे, वहाँ पर हमें इसका एक टकराने के बाद का साउंड सुनाई देगा जिसको हम इको साउंड कहेंगे। ये थ्योरी आपने क्लास 9 में पढ़ी हुई है, तो वही थ्योरी यहाँ पर यूज़ की जा रही है टू मेज़र द डिस्टेंस। तो कितनी डिस्टेंस, जब हमने फायर किया तो मान लीजिए उस समय टाइम t इज इक्वल टू 0 था, और जब वापस टकराने के बाद दोबारा हमें सुनाई दिया तो मान लीजिए उस समय टाइम t हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, s ऊपर जाने तक और वापस s नीचे जाने, यानी कि 2s की डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल हुई। तो अगर 2s की डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर जो वेलोसिटी है साउंड की वो v है, तो आप फॉर्मूला अच्छे से जानते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर जो आपकी डिस्टेंस है वो 2s ले ली जा रही है। ओके, तो आसानी से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब हमने फायर किया और कितने समय बाद हमें सुनाई दिया। उस टाइम को रिकॉर्ड करके हम वहाँ से s को निकाल सकते हैं।
हम लेज़र लाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। साउंड वेव्स की जगह, गन फायर करने की जगह हम लेज़र लाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। लेज़र लाइट एक ऐसी लाइट होती है जो मोनोक्रोमैटिक होती है, हाईली इंटेंस होती है और यूनिडायरेक्शनल होती है। मोनोक्रोमैटिक दैट मीन्स इस लाइट के पास केवल एक सिंगल वेवलेंथ होगी। अभी इस टर्म को, मोनोक्रोमैटिक को, यूनिडायरेक्शनल टर्म, इंटेंस टर्म, ये सब क्या होते हैं, इसको आप क्लास 12th में थोड़ा डिटेल से पढ़ोगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अब हम अगर वहाँ पे जो साउंड हमने गन फायर किया था, हम गन फायर ना करके हम लेज़र लाइट उसके ऊपर डालें। तो जब हमने लेज़र, किसी फार ऑब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मान लीजिए मून की डिस्टेंस ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो मून की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें कि लेज़र लाइट डालें ऊपर, और जब वो वापस आएगी तो उस टाइम को रिकॉर्ड कर लें, कितने समय में डाला था और कितने समय में वो वापस आई। फिर से हम वही कैलकुलेशन करके अपना मून की अर्थ से डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल वही फॉर्मूला, बस लेज़र लाइट की स्पीड हमको पता होती है यहाँ पर कि लेज़र लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अभी हम लोगों ने स्टडी किया था लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करना। अब हम बात करेंगे स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करना। तो स्मॉल डिस्टेंस को हम कैसे कैसे मेज़र कर सकते हैं देख लेते हैं। यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम एक डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेज़र कर सकती है। जैसे हमारी जो विजिबल लाइट होती है, जिसकी जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन है। तो हम इसको इस डिवाइस को यूज़ करके इतने स्मॉल डिस्टेंस को भी देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम कैसे करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना प्रॉपरली फोकस करेगा और यहाँ से हम उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। इसे आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस आ सकता है वो यहाँ पर ही बनता है, एक एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ और स्मॉल रेंजेस को हम देख लेते हैं। स्मॉल रेंजेस की भी स्टडी कर लेते हैं और लार्ज रेंजेस की भी स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो टेबल दी हुई है आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ डिस्टेंस की, लेंथ की कुछ यूनिट्स दी हुई हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि हमारे पास एप्रोप्रिएट साइज़ की यूनिट होनी चाहिए। अगर हम किसी एटम के न्यूक्लियस का नापना चाहते हैं साइज़, तो उसको हम फर्मी में नापते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 फर्मी = 10⁻⁻15 मीटर। ये न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में इन्फॉर्म करता है। इसी तरह एंगस्ट्रॉन एक लेंथ मेज़र करने का यूनिट है जो इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के, और ये आपके एटम के साइज़ को रिप्रेजेंट करेगा। एटम के साइज़ के लिए हम एंगस्ट्रॉन यूनिट को यूज़ करेंगे। इसी तरह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा फार अवे है तो उस केस में हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यूज़ करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक वैल्यू है, क्या है वो वैल्यू, दैट इज़ 1.496 × 10⁻20⁻11 मीटर। और ये क्या है, ये दिस इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, यू विल राइट इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ एंड इट इज़ इक्वल टू द 1.496 × 10⁻11 मीटर। इसी तरह 1 लाइट ईयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जानना कि 1 लाइट ईयर क्या होती है। तो इट इज़ ऑल्सो अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कई बार इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि इसमें ईयर लगा हुआ है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये टाइम की यूनिट है, बट ये टाइम की यूनिट ना होके ये लार्ज डिस्टेंस की यूनिट है। और ये किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू द 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्या, कहाँ से आई ये वैल्यू, तो द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। तो ये जो लाइट है आपकी जब चलना शुरू करती है वैक्यूम में, अगर ये ट्रेवल कर रही है तो 1 साल में वैक्यूम में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रही है, उसी को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 9.46 × 10⁻15 मीटर।
इसी तरह पार्सेक एक लार्ज यूनिट को मेजर करने वाली यूनिट है। द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंडेड एंड एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। जो अभी आपको दिखाया था कि एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में बात की गई थी, जिसमें वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को इतना दूर रखें, ऑब्जेक्ट का जो डायमीटर हो या ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं वो केवल इतनी हो कि जो आइस के लिए जो अर्थ पर खड़े होकर जो हम एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो केवल 1 डिग्री हो। नॉट 1 डिग्री, 1 सेकेंड हो। 1 सेकेंड क्या होता है? 1 डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड हो तो उस समय जो आर्क होगी, उस समय जो डायमीटर होगा, वो जो भी वैल्यू आएगी, जो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है कैलकुलेशन के थ्रू, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, इसी को हम बोलते हैं 1 पार्सेक। तो आपके सामने ये जो 3 इम्पॉर्टेंट नाम लिखे हुए हैं पूरे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक, इनकी डेफिनेशंस एग्जाम में पूछ ली जाती है। और कन्वर्जन के लिए फर्मी और एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक और कन्वर्जन है माइक्रोन का, 1 माइक्रोमीटर, जिसको हम कहते हैं 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल। वो कन्वर्जन भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको रेंज और ऑर्डर ऑफ लेंथ दिया हुआ है और कहाँ से कैसे लेंथ वेरी कर रही है। तो वो यही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि किस किस तरह से किन किन के ऑर्डर से अगर हम लेंथ मेज़र करते हैं तो किस ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली क्या ऑर्डर मिल रहा है। जैसे प्रोटॉन का साइज़ बहुत ही छोटा होता है तो उसका जो लेंथ जब हम उसकी मेज़र करते हैं, साइज़ ऑफ द प्रोटॉन जब मेज़र करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में आता है। इसी तरह जो आपका एटॉमिक न्यूक्लियस है 10⁻⁻14 की रीजन में, एटम का जो साइज़ है वो 10⁻10 के रीजन में, जो वायरस टिपिकल वायरस होता है वो 10⁻8 मीटर की रेंज में होता है। इस तरह जो लाइट की वेवलेंथ है 10⁻7 है, जो आपकी बॉडी में रेड ब्लड कॉर्पस्कल है वो 10⁻5 मीटर ऑर्डर्स के हैं। पेपर की जो थिकनेस होती है वो 10⁻4 मीटर की होती है। और इसी तरह हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट फ्रॉम सी लेवल, ये जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये होती है 10⁻4 यानी कि 10 किलोमीटर। रेडियस 10⁻7 मीटर। तो ये एक तरह से आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ जिससे आपको एक आइडिया लग सकता है ऑब्जेक्ट के साइज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट की लेंथ के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया और मेज़रमेंट अबाउट द लेंथ। अब हम लोग थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं मेज़रमेंट ऑफ द मास। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है ये सब आप अच्छे से जानते हैं कि जो मास की एसआई यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। और जो आपका डेफिनेशन है कि ये 1 किलोग्राम बेसिकली क्या होता है, तो द प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम सप्लाइड बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स आर अवेलेबल इन मैनी अदर लेबोरेटरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। बहुत जगह, इन इंडिया में कहाँ रखा हुआ है ये? इंडिया में ये रखा हुआ है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, NPL दिल्ली में ये। इसी तरह जब हम बात करते हैं किलोग्राम तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई, तो जब हमें वेट करना होगा, मास लेना होगा एटम या मॉलिक्यूल्स का, तो किलोग्राम इज़ नॉट सुटेबल यूनिट। इन दिस केस देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास कॉल्ड द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको आपने केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा, एटॉमिक मास यूनिट या AMU, या इसको सिंपली U भी कहते हैं। और 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या लिख रहे हैं? 1U। और ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप है, जो आपका इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप केमिस्ट्री में बहुत यूज़ करते हो। केमिस्ट्री में जब आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने वहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए कैलकुलेशंस किए होंगे। तो किलोग्राम में अगर इसका रिलेशन देखें कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितने किलोग्राम के इक्वल है, तो दिस इज़ इक्वल टू द 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब मेथड ऑफ मेजरिंग मास देख लेते हैं। क्या क्या मेथड है? कॉमन बैलेंस के थ्रू। लार्ज मासेस को कैसे मेज़र करते हैं? ग्रेविटेशनल मेथड से मेज़र करते हैं।
और स्मॉल मासेस को आप कैसे मेज़र करोगे? इसको हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ, एक डिवाइस होती है, उसके थ्रू हम मेज़र करते हैं। तो ये सब आपके लिए थोड़ा सा नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपके एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, बट क्योंकि आपका ये चैप्टर है मेज़रमेंट के बारे में, इसलिए आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज इन सब चीज़ों की भी होनी चाहिए। तो जो आपका जो मास का रेंज है वो बहुत ही छोटे से लेकर बहुत ही बड़े तक जा रहा है, यानी कि 10⁻⁻27 kg, यानी कि 1 mu से लेकर एक आप एटॉमिक मास यूनिट से लेकर आप देखते होंगे कि कई चीज़ें बहुत भारी होती हैं, जहाँ पर हम किलोग्राम, क्विंटल, टन, मीट्रिक टन, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ओवर अ वाइड रेंज हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं एक टेबल के फॉर्म में कि क्या क्या ऑर्डर्स हैं किसी भी चीज़ को नापने में, क्या क्या एक जो पिक्चर बननी चाहिए हमारे दिमाग में कि कोई ऑब्जेक्ट कितना भारी है या कितना लाइट वेटेड है। उसके लिए ये टेबल आपके सामने दी हुई है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो लमसम 10⁻30 में चलता है, प्रोटॉन का -27 में, एटम का -25 ऑर्डर में। तो इस तरह से आप और नीचे आते जाएंगे तो आपको दिख रहा है कि जो ह्यूमन का जो मास होता है वो 10⁻2 यानी कि लगभग 100 किलोग्राम की रेंज में चलता है, जिसको आप 72 या 73 लेके चलते हैं ना। ये तो एक तरह से ये ऑर्डर है, अप्रॉक्स ऑर्डर के बारे में यहाँ पे ये बात कर रहा है। आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको और हैवी मासेस वाले ऑब्जेक्ट दिखेंगे, जैसे सन है, मिल्की वे गैलेक्सी है, और ना यूनिवर्स है पूरा आपका। ये सब तो 10⁻55 आप इस इमेजिन कर सकते हो कि आपको 1 के आगे कितने ज़ीरो लगाने, 55 ज़ीरो आप लगाओगे, उतने किलोग्राम इसका मास है। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं और जो हैवी वेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से उनका कंपैरिजन हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह हम टाइम के बारे में भी बात कर सकते हैं। जो टाइम है उसका रेंज क्या है, इंटरवल क्या है, और करस्पॉन्डिंग कहाँ कहाँ पर आपको ये सारा इतना वेरिएशन ऑफ द टाइम मिलता है उसको देख लीजिए। जैसे लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, जो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल पार्टिकल है वो अनस्टेबल है, यानी कि अपने स्टेज को बार बार चेंज कर रहा है। तो कितनी क्विकली चेंज कर रहा है, उसको अपने स्टेज को चेंज करने में कितना टाइम लग रहा है, केवल 10⁻⁻24 सेकेंड। -24 का मतलब आप समझ लीजिए कि 1/1 के आगे 24 ज़ीरो लगा दीजिए, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा सेकेंड में वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटा होगा, 0.00000, बहुत छोटा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ये कितना कम टाइम स्पेंड कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच करने के लिए। इसी तरह लाइट को क्रॉस करने की अगर हम बात करें तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू क्रॉस द न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्रॉस करने में लाइट को कितना समय लग रहा है, 10⁻⁻22 सेकेंड। इसी तरह आप इसको भी इमेजिन कर सकते हो कि 1/1 के आगे 22 ज़ीरो लगाते हुए आप उसको सॉल्व करो तो मिलेगा क्या आपको, 0.0000 कितनी बार, 21 टाइम्स, और फिर आप लिखोगे 1 सेकेंड। तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन जैसे जैसे इस टेबल में हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे ह्यूमन हार्ट बीट का जो टाइम है वो 10 सेकेंड है। ट्रैवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ, ये भी लमसम 10 सेकेंड के हैं। और इसी तरह और थोड़ा सा नीचे आए तो जो अर्थ का रोटेशन पीरियड है वो आपको 10⁵ दिख रहा है। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ द मून अगर देखें 10⁶ दिख रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका टाइम है वो किस तरह से यहाँ पर वेरी कर रहा है। अब यहाँ से आपके न्यूमेरिकल एक्सरसाइज की कुछ एक्सरसाइज शुरू हो जा रही है। यहाँ से अब जो टॉपिक आगे हम लोग स्टडी करेंगे उसमें आपकी न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं। द हेडिंग इज एक्यूरेसी प्रिसाइजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन द मेजरमेंट। क्या होती है एरर? तो एरर क्या है, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट contains some uncertainty. This uncertainty is called error. जैसे
आप किसी चीज़ का मेज़रमेंट करने जा रहे हो तो जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट को भी तो कोई ना कोई बना ही रहा होगा ना। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में भी थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया तो इसका मतलब जब आप मेज़रमेंट कर रहे हो तो उसमें कुछ एरर आ जा रही है, उसी को हम रियल आपको एक्चुअल रिज़ल्ट ना मिल के कुछ डिफर रिज़ल्ट मिल रहा है, तो वही कितना डिफरेंस मिला उसी को हम एरर कह देते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही डिवाइस से जब मेज़रमेंट लेते हैं तो बार बार मेज़रमेंट रिपीट करने से हमारा रिज़ल्ट हर बार सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो अगर ये जो थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ ये भी एक तरह से नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हुआ, तो ये क्या कहलाएगी? एरर कहलाएगी। एक्यूरेसी क्या होती है? द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। अगर आपको किसी वैल्यू के मेजरमेंट को करने जा रहे हो, आप वैल्यू का मेजरमेंट लेने जा रहे हो लेकिन आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू पता है, तो जो एक्चुअल वैल्यू अगर आपको उसको पता है और आप बहुत सारे मेजरमेंट्स कर रहे हो तो आपका जो मेजरमेंट आपकी एक्चुअल वैल्यू के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगा, आप कह दोगे कि वो रिज़ल्ट आपका मोर एक्यूरेट है। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब आप क्या कहते हैं वेइंग मशीन में अपना वेट लेते हो, तो वेइंग मशीन तो कई तरह की होती है, डिजिटल होती हैं और मैनुअल होती हैं। तो जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि डिजिटल में आपको डेसिमल में भी रीडिंग्स मिल जाती है, तो एक तरह से वहाँ पर आपके जो वेट की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। तो एक्यूरेसी का मतलब आपका जो रिज़ल्ट है वो एक्चुअल रिज़ल्ट के कितना क्लोज है, जितना ज़्यादा उसके साथ क्लोज होगा उसमें उतनी ही कम एरर होगी और इसलिए हम उसको उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट कहेंगे। इसी तरह हम बात कर लेते हैं प्रिसाइजन। व्हाट इज़ दिस? ये क्या होता है? प्रिसाइजन टेल अस व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब क्या हुआ कि इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। मान लीजिए हमने किसी लेंथ को मेज़र किया और जो लेंथ है आपकी वो आई है 2.874 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे आपको मेज़रमेंट लेना है। आपने एक एक पर्टिकुलर लेंथ ली जिसका एग्जैक्ट मेज़रमेंट है 2.874 सेंटीमीटर। लेकिन अब आप क्या करने जा रहे हो? अब आप उस ऑब्जेक्ट को जिसका लेंथ आपको पहले से पता है, यानी कि उसकी एक्चुअल लेंथ आपको पता है, आप उसकी ट्रू वैल्यू जानते हो, लेकिन अब आपके पास घर में आपके कुछ डिवाइसेस है जिससे आपको उससे नापना है। तो मान लीजिए आप उसको किसी ऐसे डिवाइस से नापते हो जिसका जो रिजोल्यूशन है वो डेसिमल के बाद केवल एक प्लेस तक है। जैसे आपकी ज्योमेट्रिकल बॉक्स की स्केल, उसका जो उससे जब आप मेज़रमेंट लेते हो तो जो मेज़रमेंट आपको मिलेगा वो डेसिमल के बाद केवल एक प्लेस तक मिलेगा, है ना। जैसे आप स्केल से क्या नापते हो? 2.1 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर ऐसे ही नाप पाते हो। तो इसका मतलब जब हम इस लेंथ को नापना चाहेंगे तो हमें केवल 2.8 तक की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 2.8 के बाद 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, उसके बारे में हमारी ज्योमेट्रिकल बॉक्स की स्केल आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाएगी। अगर मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा डिवाइस है जो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक जा सकता है, तो आप उससे रिज़ल्ट निकाल सकते हो। मान लीजिए उससे आपको रिज़ल्ट कुछ और मिल रहा है ना, 2 प्लेस तक आपको मिल रहा है, तो हम प्रिसाइज किसको कहेंगे? जो डेसिमल के बाद। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है एक्यूरेसी और प्रिसाइजन का मतलब। आपके पास 2 डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस आपको डेसिमल के बाद केवल 1 प्लेस तक दे रही है रिज़ल्ट और दूसरी डिवाइस आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक रिज़ल्ट दे रही है। आपने मान लीजिए मेज़रमेंट किया तो आपको जो केवल डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक जा रही है वो आपको रीडिंग दे रही है 2.7 सेंटीमीटर, और जो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक जा रही है जब आप उससे मेज़रमेंट ले रहे हो तो आपको मिल रहा है 2.69 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो एक रिज़ल्ट है आपका जो 2.7 दे रहा है वो आपकी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा क्लोज है, 2.69 और 2.7, तो 2.7 आपका 2.874 के ज़्यादा क्लोज है, इसलिए 2.7 आपका मोर एक्यूरेट रिज़ल्ट है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। लेकिन प्रिसाइज कौन हुआ? डेसिमल के बाद जो जितने ज़्यादा प्लेस तक रिज़ल्ट देगा वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगा। तो प्रिसाइज
प्रिसाइज रिजल्ट क्या हुआ, जो डेसिमल के बाद ज़्यादा प्लेस तक दे रहा है वो आपका इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज रीडिंग देता है, और जो डिवाइस आपको आपकी ट्रू वैल्यू के क्लोज रिजल्ट दे रही है उसको आप कहोगे कि इस डिवाइस की एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो डिफरेंस समझ में आया एक्यूरेसी और प्रिसाइज में। प्रिसाइज का मतलब डेसिमल के बाद कौन कितने ज़्यादा प्लेस तक जा रहा है, ज़्यादा प्लेस ज़्यादा प्रिसाइज, कम प्लेस डेसिमल के बाद कम प्लेस तो कम प्रिसाइज। एक्यूरेसी क्या है, ट्रू वैल्यू के जितना ज़्यादा क्लोज उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट, और ट्रू वैल्यू से जितना ज़्यादा दूर उतना ही ज़्यादा इनएक्यूरेट रिजल्ट। In general, the errors in measurement can be broadly classified. क्या क्या कैटेगरी में क्लासीफाई की गई हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती हैं, द सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, या तो वो पॉजिटिव होंगी और या तो वो निगेटिव होंगी। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स आर, क्या क्या किस किस वजह से आ सकती हैं, पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से हो सकती हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ कि द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स दैट अराइजेस फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू द इम्परफेक्शन डिज़ाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जब आपका कोई डिवाइस कोई इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो मैन्युफैक्चर करते समय ही उसमें कुछ डिवाइस में डिफेक्ट अगर आ जाए, तो अब अगर डिफेक्टेड डिवाइस से ही आप मेजरमेंट लोगे तो हमेशा आपका रिजल्ट डिफेक्टिव तो आना ही है। हाँ, तो ऐसे एरर्स को हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटल में पाई जा रही है। और इसको हम नाम क्या देंगे, ज़ीरो एरर। क्या नाम देंगे, ज़ीरो एरर। इसको हम आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर द टेम्परेचर ग्रेजुएशंस ऑफ अ थर्मामीटर मे बी inadequately calibrated. It may read 104 degrees Celsius at the boiling point of water at STP, whereas it should be read as 100 degree Celsius. मतलब कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस देना चाहिए, लेकिन ये क्या दे रहा है, 104 डिग्री सेल्सियस दे रहा है। ठीक है ना। इसी तरह आप एक वर्नियर कैलिपर्स भी एक डिवाइस होती है। आप चूँकि ये आपको घर में बैठ के स्टडी करनी पड़ रही है, इसलिए हम आपको इसकी पिक्चर सेंड करेंगे। अदरवाइज़ ये आपके एक लैब में एक प्रैक्टिकल है वर्नियर कैलिपर्स का, तो आप वहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज़ द वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, ज़ीरो मार्क ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जो होता है वो उसके मेन स्केल के ज़ीरो मार्क से कोइंसाइड नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर भी हम कहेंगे कि ज़ीरो एरर है। ठीक है ना। इसी तरह इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, यानी कि हम अगर केयरफुली एक तो इंस्ट्रूमेंट में एरर है, मान लीजिए हमने बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट चूज़ भी कर लिया लेकिन हम लापरवाही से काम कर रहे हैं। हम अपना एक्सपेरिमेंट टेक्निक जो हमें बताई गई है ना, कि ऐसे ऐसे करना है, अगर उस टेक्निक में एरर है तो इसका मतलब कि जब हमारी टेक्निक में ही एरर है, हमारे प्रोसेस में ही एरर है, तो हमारे रिज़ल्ट में एक्यूरेसी कैसे आ सकती है, हमारा रिज़ल्ट कैसे ट्रू हो सकता है, तो वहाँ पर भी हमें एरर मिलेगी। जैसे टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, अ थर्मामीटर प्लेस्ड अंडर द आर्मपिट विल ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि हम लोग जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं छोटे बच्चों को लेके, तो छोटे बच्चे के लिए डॉक्टर कहाँ थर्मामीटर लगा देता है, आर्म पिट पर लगा देता है। तो थर्मामीटर तो है ही, वो तो टेम्परेचर बताएगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हम निकाल रहे हैं बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने का, वो आर्म पिट पर लगा के कर रहे हैं। तो क्योंकि आर्म पिट पर टेम्परेचर हमेशा बॉडी टेम्परेचर से कम ही आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा थर्मामीटर आपको बॉडी टेम्परेचर तो नहीं बताएगा, उससे कुछ कम बताएगा। तो क्योंकि हमारा प्रोसेस ही यहाँ पर गलत हो गया, हम गलत प्रोसीजर को फॉलो कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट में कुछ ना कुछ एरर तो आएगी ही आएगी। इसी तरह पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होती है कि जब हम बहुत अच्छे से अपना ऑपरेटर सेट नहीं करते हैं, केयरलेसली काम करते हैं, है ना, और प्रिकॉशंस जो हमें एक्चुअली लेने चाहिए उस प्रिकॉशंस को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लापरवाही में जल्दी जल्दी रिज़ल्ट लेके रख देते हैं, तो भी वहाँ पे गलतियाँ आ जाती हैं। ऐसी एरर्स को हम कह देते हैं पर्सनल एरर। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको देखें कि इफ़ वी होल्ड आवर हेड अ बिट टू फार टू द राइट while reading the
position of a needle on the scale, you will introduce an error due to the पैरलैक्स। जैसे अभी हमने आपसे कहा था, पैरलैक्स मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि अगर हम एक आंख से बंद करके देखें तो रिज़ल्ट हमें कुछ और दिखाई देगा, दूसरी आंख से देखें तो रिज़ल्ट कुछ और दिखाई देगा। तो अब ये भी आप अगर लैब में होते तो आप देखते यहाँ पर कि कैसे चीज़ें वैरी कर जाती हैं, पोजीशन की शिफ्टिंग हो जा रही है। तो ये भी हमारा क्या है, पर्सनल एरर, हमारे देखने के तरीके में गड़बड़ी आ रही है, इसलिए वहाँ पर एरर आ गई ऐसी। और ऐसी एरर को जो हमारा मेथड भी सही है, मतलब हमारा जो प्रोसीजर होना चाहिए हम वो प्रोसीजर भी फॉलो कर रहे हैं, हमारा इंस्ट्रूमेंट भी 100% ओके है, लेकिन हम थोड़ा सा लापरवाही में काम कर रहे हैं। तो जब हम लापरवाही में काम करेंगे तो इसका मतलब कि हमारा रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, और इस तरह से जो एरर होगी उसे हम नाम देंगे पर्सनल एरर। अब इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, तो भाई मिनिमाइज़ भी करना है। इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करके, ज़्यादा अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट चूज़ करके, और साथ ही साथ ये जो लापरवाही वाला काम है इसको जितना कम से कम हो सके वो किया जाए, और कोशिश की जाए कि ना की जाए ऐसी लापरवाहियाँ। आराम से प्रॉपर प्रोसीजर पढ़कर, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए, बहुत ही केयरफुली हम कोई भी मेज़रमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम पर्सनल एरर को रिमूव कर लेंगे। दूसरा है आपका रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स क्या होती हैं? रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड साइन। मतलब क्या, ये कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कर रहे हैं और कुछ फ्लक्चुएशन हो जाता है। फ्लक्चुएशन दैट मीन्स कि एक ही पर्सन बार बार कर रहा है, लेकिन उसको कभी एक बार मेजरमेंट कर रहा है तो कुछ और रिजल्ट मिल रहा है, फिर उसी समय दूसरा कर रहा है तो कुछ और मिल जा रहा है। तो इसका मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट को कर रहे हो, एक ही इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट ले रहे हो, एक ही प्रोसीजर को फॉलो करके मेज़रमेंट कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ एरर्स मिल जा रही हैं, बार बार चेंज हो रहा है, कभी कुछ रिज़ल्ट कभी कुछ रिज़ल्ट। तो ऐसे रिज़ल्ट्स को हम कहते हैं, या ऐसे एरर्स को हम कहते हैं रैंडम एरर्स। एग्जाम्पल के थ्रू अगर देख लें, when the same person repeats the same observation, it is very likely that he may get different readings every time। बार बार उसकी रीडिंग बदल जाए तो हम उसको क्या कह देंगे? रैंडम एरर्स। अब हम बात कर लेते हैं लीस्ट काउंट की, कि लीस्ट काउंट क्या होती है। तो लीस्ट काउंट क्या होती है? लीस्ट काउंट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप जो इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट से सबसे स्मॉल रीडिंग आप क्या ले सकते हो, उसी को हम कहेंगे उस इंस्ट्रूमेंट की, उस डिवाइस की लीस्ट काउंट। जैसे आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में जो स्केल होती है, अगर हम उससे कहें कि आप सबसे छोटी मेज़रमेंट इससे क्या ले सकते हो, तो वो आप ले पाओगे 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर फॉर द ज्योमेट्रिकल बॉक्स स्केल इज सेड टू बी लीस्ट काउंट फॉर दैट स्केल। इसी तरह आपके पास प्रोटेक्टर होता है, आप उसको यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप स्मॉल रीडिंग क्या ले पाते हो? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री जो है वो लिस्ट काउंट कहलाएगी आपके प्रोटेक्टर की। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, क्लियर है? कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपके इंस्ट्रूमेंट से स्मॉलेस्ट वैल्यू आप मेज़र कर सकते। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.01 सेंटीमीटर होती है। स्फेरोमीटर की 0.001 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब आप लैब में होते तो ये डिवाइसेस आपको दिखाई जाती, लेकिन अब आप लैब में नहीं हो, इसलिए हम आपको इसकी पिक्चर सेंड करेंगे और आप उस पिक्चर के थ्रू इसको देखोगे कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है और स्फेरोमीटर क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर इतना ही रखते हैं। लिस्ट काउंट एरर जो है वो रैंडम एरर्स को बिलोंग करती है, बट विद इन अ लिमिटेड साइज। इट अकर्स विद बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। ये दोनों के साथ चलती है, सिस्टमैटिक के साथ भी चलेगी और रैंडम के साथ भी चलेगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर।